फैसले वहां होते हैं, फैसले हो चुके हैं, फैसले हो रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि ये जो 17 को 20 सीटों का फैसला है, ये फैसला हो चुका है, ये लिखा जा चुका है। मेरा ये सवाल है कि ये ठीक हो जाए, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। हमजा शहबाज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसके बाप को जिस तरह लाया गया, जिस तरह यहाँ क्रिमिनल को लाके बैठाया गया, इस मुल्क के लोगों के साथ मजाक है, इस मुल्क के लोगों के साथ जुल्म है। आज 16-16 घंटे की लोड शेडिंग, कौन जवाब देगा मुझे इसका? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त एक तरफ तो महंगाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल आई है इस हुकूमत पर कि हुकूमत के इत्तेहादी भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और पंजाब हुकूमत इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है कि हमजा शहबाज क्या वाकई वज़ीर आला पंजाब रह सकेंगे या नहीं। इस सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे, कानूनी राय भी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तारिक मतीन साहब ने। बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब आपके वक्त का भी। आरिफ चौधरी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं सर कि इस वक्त बार बार ये बात की जा रही है कि हमजा शहबाज साहब जो है उनके लिए वज़ारत आला मुश्किल है, लेकिन सर पहले जो है वो चीज़ें वापस 3 अप्रैल पे फिर 16 अप्रैल पे जाने की बातें इस वक्त अदालत में हो रही हैं। क्या इस वक्त हमजा शहबाज के लिए वाकई मुश्किल है नंबर गेम में, और अदालत के लिए क्या माजी में कोई ऐसी नज़ीर मौजूद है कि उनको वज़ारत आला से हटाया जाए 10 दिन, इलेक्शन दोबारा हो, दोबारा कोई आए? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के होते हुए जो मौजूदा वहाँ की कंपोजिशन है, हमजा शहबाज को कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के सवालात किए जा रहे हैं, जिस तरह की इंक्वायरीज की जा रही हैं, और जो अब तक मिजाज रहा है वो हमजा शहबाज और उसके ख़ानदान के हक़ में है। उसे कोई लगता नहीं है कि कोई ऐसा फैसला हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, अगर तो इसे कानूनी तौर पर देखा जाए तो कानून की नज़र में तो ये इलेक्शन नहीं है। 2 हवालों से, एक तो ये है कि जिस वक्त ये इलेक्शन हुआ है, जिस तरह हुआ है, वो इलेक्शन के तरीक़ेकार के बिल्कुल मुतसादिम है। और दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये लोग जो थे, जो जिन्हें मुरारिफिन कहा जाता है, टर्न कोर्ट्स, इनके वोट काउंट नहीं होंगे, तो फिर उसके बाद तो इलेक्शन की कोई जस्टिफिकेशन नजर ही नहीं आती। और जहां तक इस बात के ताल्लुक है या ये सवाल है कि जी ये कब से ये बात आएगी, ये इसी इलेक्शन से मुतल्लिक, इन्हीं मामलात से मुतल्लिक जो इस वक्त चल रहे हैं, इसी वजह से इससे पहले गई थी पीटीआई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि जनाब ये लोग जो है क्या इनका वोट इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। ये अलग बात है कि वो फैसला होने में देर लगी, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये करार दे दिया कि ये वोट इनका काउंट नहीं होगा, ये पड़ा रहेगा फैसला और 5 साल इनके पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आगे आने वाले इलेक्शन में ये इस्तेमाल होगा फैसला। ऐसी बात नहीं है। कानूनी तौर पर तो मैं ये समझता हूं कि उस इलेक्शन की ना कोई हैसियत है, ना वो रह सकता है, लेकिन बाकी जमीनी हकायक वो मुख्तलिफ हैं, वो उनकी मर्जी है, जिस तरह वो चाहें फैसला करें। कानूनी लिहाज से तो मुझे नहीं नजर आता कि ये कोई स्टे करने वाली बात है, सही स्टैंड करने वाली बात। तो ये अब देखना ये है कि मामला होगा। लेकिन तारिक मतीन साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज के लिए इतना ख़तरा इसलिए भी नहीं है कि जिस मेहनत के साथ उनको लाया गया है और जितना स्टे उनको करवाया जा रहा है, इतनी जल्दी से आसानी के साथ वो नहीं जाएंगे वज़ारत आला से। देखिए, एक बैटल है, लीगल बैटल, उस बैटल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है। उनके सामने नून लीग है, हमजा की टीम है, और सामने जो है वो एक अदालत है। वो अदालत अपना फैसला दे रही है। आरिफ चौधरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और चूंकि माहिर कानून है, तो ये एक अदद वो लिबर्टी जो मुझे और आपको हासिल नहीं है, उसको लेते हुए इन्होंने कुछ बातें कर दी हैं बहुत खुले अंदाज में, साफ अंदाज में। तो वो हकीकत है। उसके बाद मैं कौन, आप कौन, किस खेत की मूली, और लोग कौन, अवाम कौन। जहां फैसला होता है, जहां फैसला होना है, जो फैसला करते हैं, फैसले वहां होते हैं। फैसले हो चुके हैं, फैसले हो रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि ये जो 17 को 20 सीटों का फैसला है, ये फैसला हो चुका है, ये लिखा जा चुका है। और ये जो मोहम्मद अहमद खान साहब ने, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा था
कि हम 18 पे तो व्हाइट वॉश करेंगे, 2 पे मुकाबला होगा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये 20 लेने मतलब क्या जरूरत है बाकी इस पूरी एक्सरसाइज की। लेकिन तारिक मदीन साहब, यहाँ तो हालात वहाँ हलकों के बहुत मुख्तलिफ हैं। जो सर्वेज आ रहे हैं, जो वहाँ पर लोगों की सूरत हाल है वो खासी मुख्तलिफ है। हमजा शहबाज के मुखालिफ नज़र आ रही है। आप कह रहे फैसले, तो फिर कौन फैसले किया जा रहा है सर? पहले ही अवाम के वोट से पहले फैसले मालूम अफराद कर रहे हैं। ये जो एक नारा लगाते ना, मैं और सहाफ़ी जब हम मुजाहिरे पे जाते हैं किसी, तो हम लोग ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। तो सबको मालूम है, फैसले मालूम अफराद कर रहे हैं, और इससे आगे बोलने की हिम्मत ना आपकी है ना मेरी है। तो ये जो है, ये मालूम अफराद फैसले कर रहे हैं, और वो फैसले हमें पता चलते जा रहे हैं, उन फैसलों पे अमल दरामद होता जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को आपने सुना है, उन्होंने कुछ बातें की हैं, बहुत खुले डुले अंदाज में की हैं, पूरा मुल्क सुन रहा है। तो ये बातें जो हैं, ये बातें अब टेलीविजन पे आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, इन बातों का जवाब नहीं आ रहा है। ये बातें जो हैं ये सब कर रहे हैं। ये जो अहबाब स्वीट्स हम कहते हैं, ये जो हम किसी निहारी वाले का नाम ले देते हैं, पान शॉप वाले का नाम ले देते हैं, दूध वाले का नाम ले देते हैं, तो आपका ख्याल है कि एक आम आदमी, एक बच्चा, एक नौजवान, कोई घर में बैठी हुई खातून भी वो यही समझते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं? उन्हें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। वो बात जो नहीं की जा रही, वो बात सबको मालूम है। बिल्कुल सही। अच्छा तारिक साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया इस वक्त चीमा साहब ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जानिब जो वो लड़ाई है जो अदालत में लड़ी जा रही है, दूसरी है जो ऐवान में है, तीसरी वो है जो अवाम में है। तो अब अदालत में लड़ी जाने वाली वो जंग है जो इस वक्त पंजाब की वजारत आला के लिए है। कहाँ से, किस जगह से आपको क्या उम्मीद है सर? देखें, इसमें सच्ची बात तो ये है कि अदालत भी ज़ेरे असर है, तो लेकिन फिर भी जब आपने किसी मुल्क में रहना है, उसके आइन पे बिलीव करना है, आइन पे यकीन रखना है, और मुल्क की बका यही होती है, ये मुल्क की सालमियत यही है कि उसके आइन पे बिलीव किया जाए और आइन के मुताबिक चले वो। तो उस पर हमें आप पहले अदालत पे बिलीव करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें ये नज़र आता है कि वो महकमा ज़राअत कह लें, वो एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसका नाम न्यूट्रल रख लें, उसका नाम कुछ और रख लें, उनका असर नज़र आ रहा है। और ये शायद इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, ये शायद इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आइन के मुताबिक इसको चलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि चलते चलते मुल्क को देख के लोग बोर हो जाते हैं, को खारिश होने लग जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इस तरह की, देखें, हमजा शहबाज कभी भी इलेक्ट नहीं हुआ, और आईजी और चीफ सेक्रेटरी रातों रात उसकी बात मानना शुरू हो जाएं, हम पे दहशतगर्दी के पर्चे देने शुरू कर दें, हमें गिरफ्तार कर लें, हम पे डंडे चलाएं, यहाँ गुल्लू भट्ट आ जाएं पुलिस के साथ, पुलिस की वर्दी में हेलमेट पहन के खवातीन को मारें, बच्चों को मारें, आंसू गैस फेंकें, तो हमें नजर आता है कि एक अनइलेक्टेड आदमी का हुक्म तो नहीं मान रहे, वो किसी और का हुक्म मान रहे हैं। तो अब पर्दे में रहा कुछ नहीं, पर्दा कोई नहीं रहा, पर्दा खत्म हो गया है। तो ये जो है ना जी, 22.5 करोड़ लोगों का मुल्क जो है, ये इस तरह नहीं चल सकता। ये जिसको भी गलतफहमी है जल्दी दूर कर ले, जितनी जल्दी दूर कर ले उतना अच्छा उसके लिए, और मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। ये नहीं हो सकता कोई एक आध बंदे, 2-4 बंदों के ख्वाहिश पे मुल्क चलते रहें, 2-4 बंदों के कहने पे लोग गुलाम बन जाएं, उनकी जुबानें बंद हो जाएं, बोले ना, टांगे कांपने शुरू हो जाए, माथे पे पसीना आ जाए, जुबान गुंग हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना। मेरी माँ ने मुझे आज़ाद पैदा किया है, मेरे इस्लाम ने मुझे आज़ादी दी है, तो मैं अचानक इतना डरना शुरू कर दूँ, मैं इतना गुलाम हो जाऊँ, ऐसा नहीं होना। तो यहाँ पे इस मुल्क ने, मैं इस मुल्क में इसलिए रहता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत है, मैं इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी है। अगर आइन की हुक्मरानी नहीं तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या है? फिर ना ये पाकिस्तान है, ना ये इस्लामी है, ना ये जमहूरिया है। तो अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है तो फिर व्हाई आई एम हियर? 22.5 करोड़ लोग यहाँ क्यों रहते हैं? तो मेरा ये सवाल है कि ये ठीक हो जाए, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। हमजा शहबाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसके बाप को जिस तरह लाया गया, जिस तरह यहाँ क्रिमिनल को लाके बैठाया गया, इस मुल्क के लोगों के साथ मजाक है, ये इस मुल्क के लोगों के साथ मजाक है, इस मुल्क के लोगों के साथ जुल्म है। आज 16 घंटे की लोड शेडिंग, कौन जवाब देगा मुझे इसका? सही, मुझे कोई जवाब देना, कोई फील गुड मुझे भी करा देना। ठीक। अच्छा, ये चीमा साहब, हम इस पे बात करते हैं,
महंगाई की सिचुएशन, मुझे खाद सस्ती कर दे, मेरी नहरों में पानी ला दे, मेरी मोटर में बिजली ला दे, कोई तो मुझे फील गुड कराए, मुझे कोई तो फील गुड कराए, मेरे को जवाब तो दे। सही। अच्छा, हम इस सिचुएशन पे बात करते हैं कि ये जो महंगाई का मामला है और ये जो इस वक्त सूरत हाल खासी ख़राब है और जो शहरों में नज़र आ रही है वो तो शायद टीवी स्क्रीन पर है नाजरीन। जो देहात में इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त किसान परेशान है, नहरों के खुश्क होने से लेकर बिजली के महंगे और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जो इस वक्त जो मामला चल रहा है वो खासा मुश्किल है, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि चीमा साहब का ये टॉपिक भी रहा है, वो खुद भी इस पर मामले खसूसी रहे। मैं लेकिन चौधरी साहब से एक चीज़ जानना चाहूँगा। आरिफ चौधरी साहब, जो मामला इस वक्त है, देखें वो इलेक्शन पहले हुआ, वो इलेक्शन भी वहाँ नहीं हुआ जहाँ होना चाहिए था, बजट भी पास हुआ, अब स्पीकर वहाँ बैठे हैं, बजट वहाँ ले गए, बजट पेश हो गया। ये जिस किस्म का सूबा इस पर चल रहा है, अदालतों की बुनियादी तौर पर ऐसे सारे अमल में जिम्मेदारी सर क्या है? और अब जो उनकी अपनी वजारत आला स्टेक पर है तो कानून क्या कहता है सर? कोई जेर असर है नहीं है, उसको छोड़कर कानून क्या कहता है सारे अमल में? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये छोटी सी एक मिसाल है कि एक बच्चे से पूछा सवाल किसी टीचर ने कि बेटा आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आपके अब्बा हजूर उसमें 10 रुपए और डाल, कितने हो जाएं? जी 10 रुपए हो जाए। उसने कहा बेटा मैं आपसे रियाजी का सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि 10 रुपए आप पहले मौजूद है, 10 रुपए और डाल दिए, कितने हो गए? कहता जी 10 हो गए। वो कहता है बेटा आप रियाजी नहीं जानते। उसने कहा कि मैं रियाजी जानता हूँ उस्ताद जी, आप मेरे अब्बे को नहीं जानते। बात यह है कि असल में अब्बे को जानना जरूरी है। ये सारी कानून की हम बातें जब करते हैं, 40 साल पहले जब मैं ये बात करता था तो यकीन माने मुझे यूं लगता था कि मैं पाकिस्तान में यानी जहां खड़ा हूं और मैं आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जो बात कर रहा हूं, ये बात हर जगह जा रही है और इसका असर हो रहा है। देखते देखते अब ये सूरत हाल हो गई है कि वो जो कहते हैं ना, लफ्ज गूंगे हो चुके हैं, मान लेना चाहिए वरना क्या इस खाक पर अहले किताब आया नहीं। यानी हर चीज जो है वो बेअसर हो गई है। यानी मुझे ताकतवर जो है अदालतों में 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे आज इस हद तक जो नजर आ रहा है कि किसी ताकतवर के खिलाफ कोई फैसला नहीं होता और हम कुछ नहीं कर सकते। जो सीधा सीधा लोगों ने लूटा होता है और सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। ये वो जमाना आ गया है जिसमें आप जो कह सके। और एक और बात मैं आपको अर्ज करूं, मैंने इंडिया में जाकर ये बात की थी कि जनाब हमारे लोगों ने सवाल पूछा कि जी आपके मामलात में क्या एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है अदालतों के मामले में? मैंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब मुझे ये पूछा गया यहाँ के जी आपने ऐसा क्यों कहा, मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मैं इंडिया में ये बात नहीं कहना चाहता था कि मुदाखलत होती है। दूसरी बात ये है कि मेरी अदालतें इतनी अक्लमंद हैं, उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, वो उसके मुताबिक खुद ही फैसला कर देते हैं। मुदाखलत की किसी को जरूरत पेश नहीं आती। तो मामला ये है कि इस वक्त चीजें इतनी समझ में आने वाली हैं हर आदमी को, और ये मेरी ख्वाहिश थी और दुआ थी, काश ऐसा वक्त ना आए कि जब हर चीज जो पीछे हो रही है बिहाइंड द सीन वो सामने नजर आ जाए। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि वो सामने नजर आ गई है। और जिस तरह चीमा साहब कह रहे थे, ये सिर्फ सियासी बयान उनका नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हर शख्स, आप है, मैं हूं, जिसका भी इस पाकिस्तान से ताल्लुक है, जो यहाँ सांस लेता है, वो जो सुनता है दिन रात पूरी दुनिया की आवाजें सुनता है। आज तक हमने कभी ये नहीं देखा था कि इस तरह लोग सीधे हो जाए और इस तरह लोग गुफ्तगू करना शुरू कर दे। ये वो चीजें हैं जो आज अब तश्तबाब हो गई हैं। अब मैं ये समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसमें वो लोग, मैं स्टेक होल्डर हूं बतौर पाकिस्तानी के, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है। तो उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इस चीज को यहां रोक लिया जाए। अदलिया का आजादी वाला मामला, अदलिया आजाद हो, फैसले आजाद हो, जमहूरियत पा बजोला ना हो, इलेक्शन फ्री हो, किसी जगह मुदाखलत नजर नहीं आनी चाहिए कि जनाब ये आप हमजा को कामयाब कराने के लिए। हमजा का मसला नहीं है, शहबाज शरीफ का मसला नहीं, मसला पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये हालत हो गई कि आपने लोगों को इस तरह पकड़ पकड़ के नजर आया कि जनाब
आप जिता रहे हैं इलेक्शन, छोटा सा इलेक्शन है 20 हलकों का, 20 हलकों में आप एक्सपोज हो गए, तो उसके बाद लोगों का एतबार आने वाले ये सबसे बड़ा एक अहम पॉइंट है, जो ये जो एतमाद और एतबार है कि इलेक्शन लोग कहेंगे कि इलेक्शन ये मामला और ये बड़ा इलेक्शन खत्म हो गया, सब ये बड़ा मामला जो आपने एतमाद और एतबार वाला है। तारिक मतीन साहब, सिर्फ 20 हल्के हैं पंजाब के, वो भी सिर्फ हैं, और उसमें भी अक्सरियत जो है वो सेंट्रल पंजाब में हमें यहाँ पर पंजाब में वो नज़र आ रही है। तो अब चक्कर ये है कि अगर इनमें इस तरह का मामला हो जाए, खुदा न खास्ता अवामी वोट है, चाहे वो कोई भी जमात जीत जाए, किसी भी तरह की इन दो बड़ी जमातों के अलावा कोई तीसरी बड़ी जमात भी जीत जाए आकर, तो अवामी वोट हो, अगर ये इसमें ना हुआ तो खुदा न खास्ता, हमने तो सिंध में आपने देखा है जिस किस्म के मामलात हुए, इत्तेहादी आपस में इस वक्त जो है कौमी असम्बली में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं उन इलेक्शन पर। आम इंतखाबात जहाँ खूनी होंगे वहाँ तो अगले इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत ही नहीं बन पाएगी सर। अच्छा, इंतखाबात खूनी होंगे से ज्यादा मुझे एक चीज नजर आ रही है कि इंतखाबात नूनी होंगे। ये नूनी इंतखाबात हैं, ये खूनी इंतखाबात जो हैं वो होंगे नहीं होंगे ये तो बाद में देखा जाएगा, अभी थोड़ा सा दूर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आज सुबह लाहौर में एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बड़े चैनल के बड़े रिपोर्टर, उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया कि लाहौर के जिन हलकों में ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है 4 में, वहां लोड शेडिंग नहीं हो रही। अच्छा, उन्होंने ये बताया। उसके बाद मैं अब कराची आ चुका हूं, लेकिन अपने एक मेकअप आर्टिस्ट दोस्त को फोन किया। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा आप जहां रहते हैं वहां नजीर चौहान वाला हलका है जो पीटीआई में थे, अब नून लीग की तरफ से लड़ रहे हैं। मैंने कहा बिजली जा रही है? कहने लगे नहीं जा रही। कहने लगे मैंने गौर ही नहीं किया इस बात पे, वाकई हमारी बिजली नहीं जा रही। अब इसमें टाउनशिप का इलाका है, ये लाहौर है, जहां पर मैं हर शख्स की चीखें सुन रहा हूं कि बिजली जा रही है 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। मैं डीएचए में रहने वालों की चीखें सुनूं, वो कहने लगा नहीं जी हमारे हल्के में नहीं जा रही बिजली। फिर मैंने एक और साहब हैं वहां खोकर साहब इलेक्शन लड़े, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बिजली जा रही है? वहां भी बिजली नहीं जा रही। तो ये जो हाल है यार, देखिए मतलब ये पीने वाले नान की नई शक्ल है, बिजली की पीने वाले नान की नई शक्ल है, ये बिरयानी की प्लेट की नई शक्ल है। मैं पहले भी कहता था ना, ये जो कहते हैं कि जी लोग बाहर नहीं निकले, आपने वो वीडियो देखी थी, एक बुजुर्ग खातून टेलीविजन स्क्रीन पे मरियम की वीडियो लगा के उसको चप्पल से मार रही थी। एहतजाज की शक्ल बदल गई है। अब लोग सोशल मीडिया पर भी वही एहतजाज कर देते जो सड़क पे आके टायर जला के किया जाता है, उससे मौसर एहतजाज कर देते। अब वो पैगाम जो एक आम आदमी बुलाता था, जाता था जलसों में और लाखों जमा होते थे, उसकी बजाय सोशल मीडिया पर बिलियंस में फैलता है। तो एहतजाज की शक्ल बदल गई है, लेकिन ये उनको समझ नहीं आ रहा। ये वो समझने से लेकिन तारिक साहब वो तो कहते हैं देखिए हमने पेट्रोल बढ़ाया, लोग बाहर ही नहीं निकले, लोगों ने इनकी बात पर एतमाद नहीं किया, हमारे साथ है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के बावजूद भी आपने खुद देखा वजीर खजाना का बयान भी। ये देखिए ना, ये एक आम आदमी की मजबूरी, और इस वक्त वो जिस हाल में है उसकी हालत का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। ये वो बेशर्म हुकूमत है जो कहती है वोट को इज्जत दो। ये वोटर का ही वोट है ना, एक आम आदमी का वोट है। आप उस पर बोझ लाद रहे हैं, उसको गधा बना रहे हैं, उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उसकी जिंदगी हराम कर दी है। उसके बाद आप उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि नहीं जी लोग बाहर नहीं निकले। अभी मैं देख रहा था नून लीग की एक खातून है, रहनुमा है, हाँ रहनुमा ही कह लेते हैं, अच्छा, वो जो है वो कह रही है कि जी पीटीआई के लिए सदमा है कि बजट मंजूर हो गया। पीटीआई के लिए सदमा है। आप देखिए लोग किस तरह से बददुआएं दे रहे हैं, झोलियां फैलाकर, आंखों में आंसू भरकर, लोग किस तरह से किन लफ्जों में याद कर रहे हैं इन लोगों को, ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत है, हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन भी है चीमा साहब, और 20 हल्के जिसमें 4 तो आप ही के शहर में हैं, और चारों हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब भी हुई थी। सर आपको इलेक्शन कमीशन, इस हुकूमत, इस सारे मामलात पर यकीन है कि जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक ही फैसले आएंगे, या कुछ और शाम को जो है वो इलेक्शन नज़र आएगा? पीटीआई क्या सोच रही? देखिए, एक तो ये कि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो ये है कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, जिस तरह तारिक मतीन साहब बता रहे थे उसी तरह बिल्कुल प्री पोल रिगिंग की, वोटर लिस्टें चेंज हो रही हैं, लोगों को लालच दिए जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे का हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं, अपने लगाए जा रहे हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है, FIR की जा रही है। ये सारा प्री पोल रिगिंग की जो बदतरीन शक्लें कभी होती थी शायद, या अभी सिंध में हालिया इंतखाबात में,
आज के दौर में 1200 सीटें पे बिला मुकाबला जीत गए, तो ये एक शक्ल, अगर वहां पे इलेक्शन कमीशन शाबाश मांग रहा है और बोल नहीं रहा, कमीशन से मैं क्या तवक्को करूं कि मेरा ये इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन भी किसी जेंटलमैन का भेजा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी किसी के कहने पे जो लगाया था हमने, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो मतलब ड्यूटी पूरी कर रहे हैं वो। सो बदकिस्मती यही है कि जिसे कहते हैं ना कि मैं अल्लाह के अलावा, अल्लाह और अवाम, इन दो के अलावा मैं किसी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस पे बिलीव करूं या किस से कोई मदद की मांगूं। सो एक्चुअली ये हो गया है कि एक तबका जो उसका नाम आप इलेक्शन कमीशन रख लें, हैज रख लें, एस्टेब्लिशमेंट रख लें, महकमा ज़राअत रख लें, और दूसरी तरफ अवाम है, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। सो चंद बिल्डिंग्स पे कब्जा रह गया इस पूरे तबके का, इस एक छोटे तबके का कब्जा रह गया चंद बिल्डिंग्स पे। उस बिल्डिंग का नाम कौमी असम्बली रख लें, सूबाई असम्बली रख लें, इलेक्शन कमीशन रख लें, उसका नाम आप कह लें कि नैब रख लें, उसका नाम कोई भी रख लें, तो चंद बिल्डिंग की हद तक रह गए। अवाम उधर तो पहले हुआ है, कभी उधर पहले नहीं हुआ, कभी ऐसा हो सकता है कि आप 14 घंटे 16 घंटे बिजली बंद हो, 16 घंटे बिजली बंद करने वाले बाहर आके सीना ठोक के कहें कि हम सारी सीटों पर इलेक्शन जीत रहे हैं, वो बाहर सीना ठोक के कहें कि जनाब आप कह लें कि सारी दुनिया हमारे साथ है, और फिर जो 115 रुपये डीजल बढ़ जाए, 115 रुपये डीजल बढ़ जाए, आपकी आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, आपका 2 महीनों में $1 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए, आपके रिजर्व खत्म हो रहे हो, तो महंगा हो जाए, इसमें कोई अच्छी खबर मुझे बता दे, कोई अच्छी खबर मुझे, कोई पॉजिटिव। 80 अरब रुपया मुलाजमीन पे टैक्स एक्स्ट्रा लग जाए, 80 अरब रुपया मुलाजमीन पे, उनकी तनख्वाह ना बढ़े, मजदूर की सैलरी ना बढ़े, और उसका घी 200 रुपए किलो महंगा हो जाए, उसकी चीनी महंगी हो जाए, उसकी 100 रुपए किलो दाल महंगी हो जाए, उसका 300 रुपया गोश्त महंगा हो जाए, उसका 168 रुपए 168%, लेकिन सर फिर भी चीमा साहब हुकूमत सीना ठोक के फिर भी हुकूमत कहे कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, सारी 20 सीटों पे जीत रहे हैं, तो हुकूमत का एतमाद जो है वो उसके पीछे क्या है, ये बहरहाल सबसे अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। तारिक मतीन साहब हमारे साथ ही, हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर कुछ बात करेंगे यही मईशत के हवाले से कि असल में ये किस तरफ जा रही है और इतनी सिर्फ जो है वो 3 माह के अंदर तबाही क्यों हो रही है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मामला यह है कि इस वक्त जून का आखिर आ रहा है, बजट मंजूर कर लिया गया है, तरमीम भी तमाम तर मंजूर कर ली गई हैं, और अब उसके बाद सूरत हाल क्या होगी ये सवाल अहम है। जो टैक्सेस इस बजट में लगाए गए थे, क्या 1 जुलाई के बाद जब उन टैक्सेस का इत्तलाक होगा, रात 12 बजे के बाद जब 30 जून के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, तो सिचुएशन कहाँ जाएगी। इस वक्त हुकूमत के पास जो ईंधन पर चलने वाले बिजली घर हैं उनके लिए ईंधन भी मैसर नहीं है, LNG की ख़रीदारी नहीं हो पाई है, जिसके लिए ख़ुद वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि लोड शेडिंग अभी मज़ीद बढ़ेगी। लोड शेडिंग का सिलसिला जो इस वक्त भी तकरीबन 8 से लेकर 16 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों में है, वो इसी तरह से जारी व सारी रहेगा। तो फिर इकॉनमी पैरेलल वो कहाँ जाकर खड़ी होगी। और साथ ही साथ जो एप्टेमा ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि सिचुएशन ये है कि अगर वो टैरिफ जो उनको पहले मिल रहा था वो ना हुआ तो उनकी इंडस्ट्री का चलना और जो एक मुसाबकत है इस खित्ते में वो बरकरार नहीं रह पाएगी। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ तारिक मतीन साहब भी मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन किया है हमारे माशियात खुर्रम शहजाद साहब ने भी। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे ये जानेंगे कि ये अब मामला ये है कि जब हमारे पास ईंधन ही मौजूद नहीं है तो फिर लोड शेडिंग के ख़त्म होने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अब क्या सिचुएशन बनने जा रही है आगे? जी देखें, मामला काफ़ी टफ हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है दोबारा से बढ़ गया है और हमारे पास ईंधन लेने के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं है इस वक्त, क्योंकि अभी IMF ने ऑन बोर्ड आना है और IMF ऑन बोर्ड आएगा, उसके बाद हमें तकरीबन $2 अरब जो हैं वो मिलेंगे, और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक और ADB और दूसरे डोनर एजेंसीज जो अपने फंड देती हैं वो हमें मिलेंगे, और फिर उसके बाद जाके हमारे आएगी फॉरेन एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें, फिर उसके बाद
ये होगा कि डॉलर जो है थोड़ा स्टेबलाइज होगा या थोड़ा सा नीचे आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि 200 रुपए से डॉलर नीचे आ सकता है। तो ये तो एक सूरत हाल हो गई। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि लोकली आपके यहाँ जा रही है, टाइटनिंग से मुराद ये है कि इंटरेस्ट रेट शरह सूद काफी ऊपर है, और वो इसलिए भी की गई है ताकि जो है इम्पोर्ट्स करटेल हो सकें और डॉलर जो है बहुत ज्यादा हद से ज्यादा जो है तजावुज ना कर जाए डॉलर रेट, ताकि हमारे जो कर्जे हैं वो जो है एक हद तक मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, और उसके साथ साथ जो महंगाई की शरह जो इंटरनेशनली चल रही है उसका भी इम्पैक्ट हमारे यहाँ कम से कम आ सके। और वैसे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनली महंगाई की शरह यूरोप में, यूके में, अमेरिका में 40 साल की जो है वो हाई से ज्यादा, 40 साल का इनफैक्ट हाई लग चुका, 8% इन्फ्लेशन आई है, जो कि वो मेरे ख्याल में नहीं देखी। तो वहाँ भी टाइटनिंग हो रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए। तो ग्लोबली अगर रिसेशन होता है, जो कि आने के चांसेस काफी हद तक हैं, तो एक तरफ ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकती हैं जिसका हमें थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरे एंड पे हमारी एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा हर्ट हो सकती है, जो ऑलरेडी एक लो नंबर है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ ऑफकोर्स इंडस्ट्री सफर कर सकती है। सही। अच्छा, एक चीज़ जो इंटरनेशनल महंगाई के हवाले से तारिक मतीन साहब, पिछली हुकूमत बात करती आई है, इमरान खान साहब की, जी इंटरनेशनली महंगाई है तो पाकिस्तान में भी महंगाई है, वहाँ प्राइसेस बढ़ रही हैं, चाहे वो ऑयल गैस की प्राइसेस हों या बाकी जो वीट है, बाकी क्रॉप्स है, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमारे पास भी हैं। लेकिन उस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो अपोजिशन में थी, वो ये कुछ बात कर रही थी कि महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमने ये देखा है 3 माह का वक्त अभी शायद मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये उससे भी डबल प्राइसेस पे हम चले गए हैं। तो क्या इस हुकूमत को मालूम नहीं था कि अवामी रद्द-ए-अमल ये होगा? ये हुकूमत को मालूम था, ये तजुर्बा था, क्या था कि उन्होंने हुकूमत भी कबूल कर ली है और अब वो महंगाई भी कर रहे हैं और उन्हें कोई ख़तरा भी नहीं है? एक गारंटी मांगी थी इन लोगों ने। ये गारंटी जो थी वो ये थी कि या तो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं या हम मुश्किल फैसले करेंगे, हमें गारंटी दी जाए कि हमारी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी। सही। ये जो गारंटी थी ना, इसमें हर सवाल का जवाब है। ये गारंटी मांगी गई थी ताकतवर हल्कों से, और ये गारंटी जो है, इस गारंटी का जवाब क्या था हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद फैसले हो गए तो फिर हमें उसकी सूरत में जवाब नजर आया शायद। उसके बाद फिर हमने उसी दिन जब भी तमाम बातें हो रही थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए का पहला इजाफा देखा था, फिर दूसरा इजाफा देखा, दूसरे इजाफे पर तो कमाल था। शाम में 5 बजे प्राइम मिनिस्टर तालियां बजवा रहे थे कि नहीं किया, अवाम की मुश्किलात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने इजाफा नहीं किया। 11:35 पे मिफ्ता इस्माइल साहब आए और उन्होंने वही ट्रेडमार्क हे किया और उसके बाद कीमतें बढ़ा दी थी। तो ये जो है उस गारंटी का नतीजा है। इन्हें रद्द-ए-अमल का अंदाजा जो है वो था, लेकिन रद्द-ए-अमल रोकने के लिए जहां ये देख रहे थे, इन्हें वहां से कोई जवाब मिला है और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। अभी खुर्रम शहजाद साहब जो है ये अथॉरिटी है इस पूरे मामले पर, इन्फ्लेशन पर बात करने के लिए, प्राइस हाइक पे बात करने के लिए, और जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं उन पे बात करने के लिए। बट मेरा एक बड़ा आसान सादा सा सवाल है, बुनियादी सा, आम आदमी के लिए। खुर्रम साहब भी इसका जवाब देंगे और फिर हमारे हुक्मरान भी दें कि ये जो जब कीमतें बढ़ती है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसके नतीजे में दाल महंगी, चीनी महंगी, चावल महंगा, घी महंगा, तेल महंगा, हर चीज महंगी हो जाती है। जब डॉलर वापस नीचे आता है, और डॉलर वापस नीचे आने से क्या ये कीमतें जो बढ़ी थी ये वापस आती हैं? ये तो हमने आते हुए नहीं देखा, इससे पहले भी नहीं देखा था, अब भी नहीं देखेंगे। तो जो आम आदमी की मुश्किलात है उसमें कमी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती। सही। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, डॉलर के नीचे आने की जो उम्मीद है, और ऑयल प्राइस तो इस वक्त मार्केट, आलमी मार्केट में भी हमने देखा है पिछले दिनों में अब वो नीचे आया है, उसके असरात पाकिस्तान में उस तरह नहीं आए हैं। लेकिन ये अब पेट्रोलियम लेवी भी है 50 रुपये, जिसकी आज मंजूरी भी बाकायदा हो गई है, वो 5-5 रुपये करके अगले 10 महीनों में वो भी बढ़ाया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि जो कीमतें बढ़ चुकी हैं जिन चीज़ों की, वो वैसी ही बरकरार रहेंगी या कोई नीचे आने की तवक्को की जा रही है, या आम आदमी के लिए अटैच हो रही है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत है, चाहे वो खाने पीने की है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्राइसेस ऊपर जाती हैं वो जो है उनको नीचे लाना, खुद से तो कोई नीचे नहीं करता प्राइसेस। और हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ज्यादातर क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मार्केट्स नहीं होती हैं और हुकूमती इदारे इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं कि मार्केट में चेक्स रख सकें, और इनफैक्ट तो कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा होता है। हुकूमत के जो लोग होते हैं उनकी अपनी जो है वो बिजनेसेस होते हैं, तो वो तो एक्चुअली जो है प्राइस की एस्केलेशन ज्यादा चाहते हैं नेचुरली। तो इसलिए ये बिल्कुल सही बात है, 100% ठीक बात है कि प्राइसेस हमारे यहाँ
कि हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादातर प्राइस ऊपर जाती हैं, मतलब पढ़ाई ज्यादा से जाती है इनफैक्ट, और कम कम से की जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स एक तो जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस को नीचे किया जाता है, तो गवर्नमेंट को, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है, जिसकी जाती हैं, उसे ये मेक श्योर करना पड़ता है या पड़ेगा कि मार्केट में जो प्राइस पास ऑन हैं वो बिल्कुल उस तरह से हैं या नहीं है, एटलीस्ट उसके करीब करीब भी हो तो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है 20%, तो पर वो कहते हैं ना फीकस जो इंक्रीज है वो 20% से बढ़ाया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। बस के किराए अगर आप देखें तो एक आदमी पे 20% बढ़ाया जाता है, तो इसमें प्रॉफिटेरिंग का एंगल भी आ जाता है कि ज्यादातर बिजनेसेस हमारे यहाँ क्योंकि वेल मैनेज नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, दूसरा ये कि वो वेल रेगुलेटेड नहीं है, इस वजह से लोग प्राइसेस बहुत ज्यादा से बढ़ाते हैं कम बहुत, और उस पर फिर हुकूमत कहती है कि जी हमने तो 40 रुपए नीचे कर दिए पेट्रोल, तो अभी तक इन्फ्लेशन नीचे क्यों नहीं आई। उसकी वजह यही होती है कि वो ट्रांसलेट नहीं होती, जब पास ऑन की नहीं जाती। कोई भी खुद से पास ऑन नहीं करता। हुकूमती इदारों का यह फर्ज है कि मार्केट्स को स्ट्रक्चर करे, मार्केट्स को रेगुलेट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस की इंटरवेंशन करे, कि खुद प्राइस सेट करे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फैक्टर्स जो डिमांड सप्लाई को इंश्योर करें सही तरीके से, उसको तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करके इंश्योर करे, ताकि जो प्राइस है वो सही मिले डिमांड सप्लाई की बेसिस पे, ना कि स्पेकुलेशन की बेसिस पे मिले। अच्छा, मैं खुर्रम शहजाद साहब आपसे जानूंगा इस वक्त कि ये सिचुएशन है कि जब हमारे पास LNG नहीं है, टर्मिनल नहीं चलेंगे, चीज़ें नहीं चलेंगी, तो ये लोड शेडिंग बढ़ेगी। अब इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या फिर इसका मतलब है अगले आने वाले जो महीने हैं उसमें बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर माह होता है, अगर ये ख़रीदारी हो भी जाती है? अभी तो बहरहाल ख़रीदारी भी नहीं हम कर पाए हैं। खुर्रम साहब, खुर्रम शहजाद साहब से मेरे राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं एक चीज़ तारिक मदीन साहब आप चाहूँगा सर, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए शायद मुश्किल है, इसहाक डार साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो उनकी अब नया पासपोर्ट मिल गया है, आने की पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं, तो अब जब उनकी वापसी हो जाएगी, अब वो उनकी मेरा ख्याल है सेहत भी ठीक होगी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तो वो अब आएंगे, तो मेरा ख्याल है फिर तो शायद कोई छड़ी घुमाएं जादू की तो कुछ बेहतरी कर लें। और उन्होंने खासे 5 साल हुकूमत की है, वैसे थे वज़ीर ख़जाना, और उन्होंने कहा जी डॉलर भी रोक के रखा, महंगाई भी रोक के रखी उन्होंने। ऐसी एक शेर याद आ गया, बहुत पहले पढ़ा था, कहीं आपने भी पढ़ा होगा, कि एक लीडर के घर एक मुअज़्ज़िज़ शख्स को देखा, वो डाकू था जिसे समझा था मैं मजजूब आया, जो देखी शक्ल डाकू की तो लीडर ने ये फरमाया बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अच्छा, इसहाक डार साहब की आप बात कर रहे थे। इसहाक डार साहब जो हैं वो अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत दे, आमीन, वापस आ रहे हैं, बता दिया उन्होंने कुछ 20 जुलाई के आसपास आ जाएंगे। तो डार साहब जो हैं वो आके अब सेहतयाब हो जाएंगे 10 से 12 रोज में, ये उन्होंने बता दिया। 2017 में गए थे, इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, कह रहे मैं इमरान खान की हुकूमत के बनाए गए वाहिद मुकदमे का सामना कर रहा हूं। तो जब ये गए थे तब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब थे, उनके तैयारी में गए थे वजीर आजम के। तो ये जो है तब जब गए थे, अदालत ने एक बार बुलाया तो उन्होंने बताया अदालत को कि जी 4 घंटे अदालत में खड़ा रहना सेहत इजाजत नहीं दे रही। दूसरी बार बुलाया गया था, तब भी जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आया था, तब भी ये ठीक नहीं थे। ये एक खुफिया जो है ना कोई बटन है, वो बटन जो है वो दब जाता है, इख्तिदार आता है तो वो बटन दब जाता है। ये लोग जेल जाते हैं तो वो बटन ऑफ हो जाता है और ये बीमार हो जाते हैं। ये कोई खास किस्म के रोबोट हैं हमारे सियासतदान जो है ना, एक जाता है सक्खर में नैब उठा के ले जाती है, तो उसके बाद उसके लिए सब जेल करार दे दिया जाता है सिविल अस्पताल को, और सिविल अस्पताल में वो 2 साल रहता है, कहता है मैं जेल में 2 साल था, नैब कुछ भी साबित नहीं कर सकी, 2 साल में कख ताबुन नहीं हुआ। ये 2017 से थे और अब 10-12 रोज में इनका इलाज हो जाएगा, इससे पहले नहीं हो रहा था। मियां साहब जो हैं वो यहाँ पर प्लेटलेट्स गिर रहे थे, मल्टीपल अटैक्स ऑफ एंजाइना दिन में, और उसके बाद मियां साहब की तबीयत इतनी खराब थी कि जाते हुए एयरपोर्ट पे उन्होंने एहसन इकबाल साहब से मुसाफा नहीं किया था, वहां जाके वो लंदन में बगलगीर हो गए थे। इतनी जादुई फिजाएं हैं लंदन की, और फिर मियां साहब ने वहां पर 8-8 घंटे के खिताबात किए थे। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गए। तारिक साहब, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, अब महंगाई है, सूरत हाल खासी खराब है, लेकिन अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादी जमातों का आप देख रहे हैं, BAP बोल रही है, असलम बहुतानी साहब अपनी कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, MQM बड़े सख्त नाराज़ है इस इलेक्शन के हवाले से। अब तो क्या ये सारे अमल में को आपको लगता है कोई एक आध सीट पर खड़ी हुकूमत में इधर उधर होना है, या अभी किसी तरह से भी हलचल नज़र नहीं आ रही है, जहाँ इत्तेहादी हैं वहीं रहेंगे?
ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, करते रहेंगे। इनका दाल चावल कोरमा सालन जो भी नाम दें आप उसको, ये वैसे ही चलेगा। लेकिन सर और उन्होंने कुछ भी आवाम में बदलने नहीं वाला जाना। नहीं है। तारिक मतीन साहब, आवाम में भी तो जाना है ना। जब आप देखें कराची में जो सूरत हाल इस वक्त, लोड शेडिंग की है, महंगाई की है, कल के एहतजाज आपने देख लिए जो सिचुएशन है, तो क्या कराची की जमातों ने कराची वालों के पास नहीं जाना? बलूचिस्तान की जमातों में उन्होंने जाना नहीं आवाम में? पंजाब के लोगों ने पंजाब में नहीं निकलना है? निकलना तो है ना सर, तो जिम्मेदार तो सबको ठहराएंगे। आपको क्यों लगता है कि इनको आवाम में जाना है? आमिर खान साहब ये कह रहे थे कि 150 रुपए पेट्रोल है, हम आवाम में कैसे जाएंगे? 235 रुपए पेट्रोल है, जो अब बढ़कर किसी भी लम्हे कोई 250 के करीब पहुंचने वाला है, और डीजल जो है वो 290 क्रॉस करेगा। ये आवाम में कैसे जाएंगे? अब इनको नजर नहीं आ रहा है। ये बिजली की कीमत पे, गैस की कीमत पे कहते थे हम लोगों में कैसे जाएं, हमें लोगों को मुंह दिखाना है। अब इनको लोगों को मुंह की जगह हेलमेट दिखाना है। क्या करेंगे अब ये खुद बताएं ना। इस सवाल का जवाब ये लोग दें जो इंतहाई मजे के साथ टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठ के कह रहे थे कि हम इमरान खान के इत्तेहादी हैं, आज कह रहे हैं जी हम इमरान खान की हुकूमत में खुदा की कसम खुश थे। तो ये जो है ये भेजे गए हैं, ये ले जाए गए हैं, ये बिठाए गए हैं। और अब जो है इनका जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, एक बहुत सीनियर सियासतदान ने इस्तेमाल किया था, नेपी का, वो जो है दैट हैज बीन फिल्ड अप। द डर्ट प्रॉब्लम जो भी है वो सारा का सारा नीचे गिर रहा है, और उसके बाद जो है उसको ना बदला जा रहा है, ना बदलने की इजाजत दी जा रही है, ना उतारने की इजाजत दी जा रही है। और रैशेस भी जो है वो उनको भी तंग कर रहे हैं, जैसे है कि बुनियाद पर ताकुन भी तंग कर रहा है। तारिक साहब, वो जो है जैसे है कि बुनियाद पर जो कुछ पहन लिया जाएंगे वो उसी तरह से बरकरार रहेगा, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। और मामला अब आगे कुछ बढ़ते हैं और वो बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से कि जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी के सताए लोगों के लिए अब खबर ये सामने आ रही है कराची की अगर बात करें और सिंध के बाकी अजला की, कि बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। कब है, कैसे है, ये हम बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। क्या कब बारिशें हो रही हैं खासतौर पर सिंध में और कराची में? एक स्पेल शुरू होगा और एटलीस्ट 3 दिन का स्पेल है पूरे सिंध में ही तकरीबन, और अच्छा तेज स्पेल है बारिश का ये फिलहाल जो कंडीशन दिख रही है उसके मुताबिक। तो यानी 2 से लेके आप कह लेंगे 5 की शाम रात या 6 की सुबह, 5 एहतियातन में कहूँ तो इस तरह से 3 से 3 दिन इस तरह से स्पेल होगा। सही। तो क्या ये हैवी रेन 2 से जो आप बता रहे हैं कराची में खास तौर पर अगर बात की जाए तो हैवी रेन होगी, अर्बन फ्लडिंग के मामलात हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, इस बात का खदशा है। आपने फोरकास्ट हमारी जो इस्लामाबाद ऑफिस ने भी कल इशू की थी और आज हमने भी कराची से इशू किया, तो उसमें यही दिखाया गया कि 2 से लेके 4 तक, 3 से 5 खासकर जो कराची के लिए, और फिर बाकी सिंध के लिए भी 2 से 4 या 5 तक। खासकर जो लोअर सिंध है इसमें बेशतर शहरों में यानी कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास और उमरकोट, इन शहरों में है अर्बन फ्लडिंग। सही। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब है कि जो कराची में अर्बन फ्लडिंग जो 3 तारीख से कहा जा रहा है 5 तारीख तक, उसके लिए कराची हुकूमत की क्या तैयारी है, कल के प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।